रिकॉर्डिंग अभी जो है ऑन किया गया है। ओके, ठीक है, शुरू हो गया है। तो फिर हम लोग ये लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखिए, जितना 10, 12, 15 मिनट का होगा वो उसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, दो संप्रेषण के प्रकार है। संप्रेषण शब्द का सीधा अर्थ पिछले टॉपिक में परिभाषा के तौर पर या फिर संप्रेषण की डेफिनेशन के तौर पर हम लोग देख चुके थे कि संप्रेषण का तात्पर्य जो है वह संवाद करना है, संसूचन करना है। अंग्रेजी के भीतर इसको आप कम्युनिकेशन कह सकते हो। और मूलतः इसके जो दो प्रकार बनते हैं, चाहे व्यावसायिक संप्रेषण हो या चाहे समाज के भीतर कोई भी दूसरा काम करते वक्त किया गया संप्रेषण, संवाद, ये आप ध्यान में रखें। तो ये जो है यहाँ पर दो प्रकार के तहत देखे जाएंगे। एक पहला है भाषिक संप्रेषण और दूसरा है भाषेतर संप्रेषण। अब भाषिक संप्रेषण जो है वह शब्द, वाक्य, फिर व्याकरणिक सारे नियम, फिर आप कहें कि लेखन के तौर पर जो नियम होते हैं वह, और मौखिक तौर पर जो बोलने के और फिर संवाद करने के जो नियम होते हैं उसके आधार पर भाषिक संप्रेषण होगा। ये पहली चीज आप ध्यान में रखें। दूसरा जो प्रकार है वह है भाषेतर संप्रेषण। भाषेतर संप्रेषण माने क्या? आप किसी भी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और शरीर के हाव भावों के साथ आप बोल नहीं रहे हो, किसी भी प्रकार के आवाज नहीं निकाल रहे हो, केवल शरीर के हाव भाव के आधार पर किया गया संवाद, संप्रेषण, भाषेतर संप्रेषण होगा। लेकिन आप इसको या फिर विश्लेषक या विवेचक इसको भाषेतर संप्रेषण कह भी रहे हैं, तो ध्यान में रखें कि आप हाव भाव की भी एक भाषा होती है, वो भाषा नहीं है ऐसे हम लोग इसको नहीं कह सकते। चित्रों की भी एक प्रकार की भाषा होती है, प्रतीकों की भी एक प्रकार की भाषा होती है। तो शब्द नहीं है, वहां पर किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं है। आप चाहे तो भाषांतर संप्रेषण को आवाज रहित या ध्वनि रहित संप्रेषण कह सकते हो। तो ये आप ध्यान में रखें। लेकिन हमारे लिए यहाँ शब्द अगर भाषांतर संप्रेषण का प्रयोग किया गया है तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, पहला प्रकार जो है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको डायग्राम निकालकर दिखाया था, हो सकता है आपने इसको नोटबुक में, मैंने कहा था कि आप इस तरीके से डायग्राम बना दे, ऊपर लिखिए कि व्यावसायिक संप्रेषण, दूसरे दो उप प्रकार इसमें, भाषिक संप्रेषण और दूसरा भाषेतर संप्रेषण। फिर भाषिक संप्रेषण के तहत जो दो प्रमुख उप प्रकार बनते हैं वो मौखिक संप्रेषण और फिर लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण के भीतर कोई प्रकार नहीं, केवल बोला जाएगा। लेकिन लिखित संप्रेषण के भीतर मैंने 4, 5, 6 उप प्रकार आपको बताए थे, जिसमें चिट्ठी, पत्र, फिर आप कहें कि तार, टेलेक्स, फैक्स, ईमेल और एसएमएस। हालांकि आपकी किताब के भीतर टेलेक्स तक ही समाविष्ट है, लेकिन बाद में मैंने इसको फैक्स, ईमेल और एसएमएस ये जोड़ा। लेकिन इसमें से कुछ संप्रेषण के प्रकार जो है ना फिलहाल बंद हो चुके हैं, जिसको लेकर आप अगर जानकारी रखते हो तो टेलेक्स की बात ध्यान में रखिए, तार की बात ध्यान में रखिए, ये बंद है। तार तो पोस्ट ऑफिस ने कब का बंद कर दिया, तो ये चीजें आप ध्यान में रखें। फैक्स भी अभी किसी कार्यालय के भीतर इस्तेमाल किया जाता होगा, वो भी लगभग बंद होने की कगार पर है। लेकिन चिट्ठी, पत्र, ईमेल और एसएमएस को लेकर ध्यान में रखिए, ये टेक्स्ट मैसेज या फिर इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग के विभिन्न प्रकार के साइट्स का इस्तेमाल करते हुए जो मैसेज भेजे जाते हैं, एसएमएस के तौर पर कहे या फिर आपको लंबे मैसेज के तौर पर कहे, ये पूरे के पूरे व्यावसायिक दृष्टिकोणों से संप्रेषण के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। वह सारा का सारा लिखित संप्रेषण होता है। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये भी पूछा था कि भैया आपके सामने जो ये प्रकार है ये ज्यादा मुश्किल है क्या, तो आपने कहा कि कोई मुश्किल नहीं, इस पर हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं। तो मैं आपको केवल मैसेज दे रहा हूं, आपको संदेश दे रहा हूं कि ये प्रकार आप दिमाग में रखें। और फिर चिट्ठी को लेकर समझ लो लिखित संप्रेषण की, मौखिक का पहले विश्लेषण मैं कर देता हूं। अगर संप्रेषण, भाषिक संप्रेषण के तहत पहला प्रकार है मौखिक संप्रेषण, तो ध्यान में रखें कि मौखिक तौर पर जो दुकानदार, जो व्यावसायिक, जो व्यक्ति अपने ग्राहकों के पास या दूसरे लोगों के पास पहुंचने की कोशिश करता है वह होगा मौखिक संप्रेषण।
और इसको मैं आपको व्यावसायिक भाषा के भीतर एक परफेक्ट शब्द, जो दुरुस्त शब्द कहा जा सकता है, ये बता देता हूं। माउथ पब्लिसिटी को लेकर आपने किसी ग्राहक को अच्छी सुविधा दे दी, आपने उसको जो चाहिए उसके मन मुताबिक मुताबिक दे दिया, और फिर उससे वह खुश हो गया, और वही वस्तु किसी दूसरे दुकान में मिल रही है और किसी दूसरे व्यक्ति का अनुभव वहां पर खराब है, तो ये जो आपने उस व्यक्ति को सेवा दे दी है, तो वो 4 लोगों को बता देगा, या फिर ये जो नई वस्तु देखने के लिए 4 लोग आ रहे हैं, तो आप कहेंगे भाई मैंने इतने में खरीदा है, तो आपको उतने में मिल जाएगा। या फिर आप उसकी सेवा तत्परता के तौर पर कुछ चीजें बता रहे हो, तो भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये आपके लिए, दुकानदार के लिए, एक व्यावसायिक होने के नाते उसके लिए लाभप्रद होगा। इसीलिए दुकानदार अपने ग्राहकों के साथ संबंध कभी भी बिगाड़ता नहीं है। व्यावसायिक, दुकानदार कहने की अपेक्षा व्यावसायिक, तो उस नाते एक माउथ पब्लिसिटी जो है, मौखिक संप्रेषण जो किया गया, उसके तहत वो व्यक्ति दूसरे लोगों के साथ मौखिक संप्रेषण करेगा, और फिर आपकी ये मौखिक बातें यहां पर चलेगी। दूसरी चीज, सीधे तरीके से आप देखिए, किसी ग्राहक के साथ आप मौखिक तौर पर जुड़ रहे हो, तो आपका व्यक्तित्व, आपका बोलने का तरीका, आपका स्वभाव, आप उसको किस तरीके से सुविधा दे रहे हो, ये सारा का सारा मौखिक तौर पर ये आपको बताना पड़ेगा। या कपड़े की दुकान है, आप उदाहरण के तौर पर ले, और आपको पहले तय तो करके नहीं आते कि भाई किस तरीके के कपड़े लेने, आप दुकान के भीतर जाकर विभिन्न कपड़ों को देखेंगे, और फिर ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, फिर दुकानदार आपसे बात बड़े प्यार से करता है कि भाई आप कितने रेंज के भीतर के कपड़े खरीदना चाहते हैं, उसकी वैरायटी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर आपकी पसंद क्या है, अभी जो कपड़े पहने हैं उस तरीके से, या इसके अलावा कोई अलग फैशन के कपड़े पसंद करना चाहते हैं, तो सीधे ये जो संवाद होता है मौखिक तौर पर, आपकी रुचि किस प्रकार के कपड़ों के भीतर है उसको पता चलेगा, या आप कितने रुपए में खरीद रहे हो, कितना बजट आपका है वो भी पता चलेगा, और उसके हिसाब से दिखाएगा। तो मौखिक तौर पर पूर्ण समाधान, आपको संतोष देने का काम दुकानदार करता है। तो ये होता है मौखिक संप्रेषण, एक ग्राहक का दुकानदार के साथ, एक ग्राहक का व्यवसायिक के साथ, और एक व्यवसायिक का एक ग्राहक के साथ। तो ये एक अच्छे माहौल के भीतर होना चाहिए, तभी जाकर ये सफल व्यावसायिक संप्रेषण बनेगा। फिर दूसरा जो है लिखित संप्रेषण के भीतर, मैंने ये 7 मुद्दे आपको स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं वह रखे हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है चिट्ठी को लेकर। आप ध्यान में रखें, लिखित संप्रेषण को लेकर एक वाक्य जब लिख रहे हो, कार्यालयीन कामकाज के भीतर कार्यवाही करते हुए आदेश देते वक्त आप लिखित स्वरूप में जो भी कुछ आदेश देंगे, या जो भी कुछ संप्रेषण या संवाद करने की कोशिश करेंगे, इसको लिखित संप्रेषण कहा जाएगा। एक नंबर पर आ जाता है चिट्ठी। आप ध्यान में रखिए, ये शब्द एक परंपरा को लेकर आ जाता है, लगता रूढ़िवादी है, पुराना शब्द है, लेकिन ये व्यावसायिक भाषा में बिल्कुल पुराना शब्द नहीं, आज भी उतना ही कारगर रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि समझ लीजिए आप कहीं से आप बिल्डिंग मटेरियल को लेकर, या फिर इमारतें बनाने का जो सामान है, उसकी एक बड़ी दुकान आपने खोल के रखी है, और फिर कहीं से आप ईंटों के ट्रक मंगा रहे हो, या फिर मंगाए हुए ट्रक आप किसी जगह पर भेज रहे हो, तो आप ग्राहकों के साथ लिखित तौर पर पत्रों के माध्यम से संवाद नहीं करते, जो कार्यालयीन भाषा के भीतर होता है। सीधे आप ड्राइवर के पास एक चिट्ठी लिख देते हो कि किसके पास कितना पहुंचाना है। समझ लो आपका नाम लिखा और उसके आगे लिखा कि इनके पास 2500 ईंटें पहुंचानी है, और फिर एक ट्रक के भीतर अगर 5000 ईंटें बैठती है, तो 2500 इसके पास छोड़ दो, और फिर दूसरे नंबर पर 2500 उसके नंबर पर, ये गांव, ये व्यक्ति का नाम, और उसके पास कितनी ईंटें छोड़नी है, तो उतना। तो ये चिट्ठी के तौर पर चलता है। या समझ लो कोई कंपनी है बड़ी, और उस कंपनी के भीतर कच्चा माल जा रहा है, तो चिट्ठी का इस्तेमाल होता है। आप काउंटर, ये आप गेट के भीतर प्रवेश कर रहे हो,
तो गेट पास जो है अंदर जाते वक्त और फिर अंदर से बाहर आते वक्त ये चिट्ठी के तौर पर मिलता है। दूसरा उदाहरण मैं आपको बता दूं कि आप समझ लो आपकी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर इसका सर्विसिंग कर रहे हो, तो आप जैसे ही अंदर जाएंगे आपका बाकायदा वहां रिकॉर्ड जो होता है वो मेंटेन हो जाएगा और आपके पास एक रिसिप्ट, इसको कहे चिट्ठी होती है। और फिर आप बाहर जाएंगे घर उस वर्कशॉप से और फिर घर में पहुंचेंगे और फिर आपकी गाड़ी तैयार हो चुकी है, आप आए और लेकर जाए, इस तरीके से कहा जाएगा। आप फिर अंदर जाएंगे, वही चिट्ठी आप काउंटर पर दिखा देंगे, बिल पेमेंट करेंगे और फिर उनकी तरफ से जो पास मिलता है गेट पास, वह आप गेट वाले के पास दे देंगे। तो ये आप कहे कि चिट्ठी वाला मिल, तो ये छोटी चीट होती, चिट्ठी माने छोटी चीट होती है जिसके आधार पर आपको बाहर आने जाने का मौका मिल जाता है। तो ये बड़े बड़े व्यापारियों से लेकर छोटी चीजों तक इस्तेमाल होती है और ये लिखित रूप में होती है, तो उस नाते इसको लिखित संप्रेषण आप कहेंगे। फिर हमें ये पूरा का पूरा टॉपिक जिस पर आधारित है आगे चलकर व्यावसायिक पत्र और किस किस प्रकार के पत्र हैं उसके डेमो आप देखेंगे और ऑलरेडी मैंने उसकी पीडीएफ फाइलें जो है अपलोड की है, इसी को जुड़कर तो वहां वो पत्र आपको दिखेंगे। और ये पत्र आपका बाकायदा लेटर हेड आपके कंपनी का, आपके दुकान का, आपके व्यवसाय का यहाँ पर होता है, उसके माध्यम से किया जाता है। तो उसमें फिर आपका संदर्भ क्रमांक, आपका विषय, आप किसको क्या लिख रहे हो, तारीख, आपका पता, आपके कंपनी का लोगो, उससे जुड़े हुए संपर्क के विभिन्न साधन जिसमें मोबाइल होगा, उसमें लैंडलाइन होगा, उसके नंबर, ये सारी चीजें उसमें होती है। वो एक परिपाटी के तहत और नियम के तहत ये पत्र लिखे जाते हैं। आप ऑर्डर दे रहे हो तो या फिर किसी से पैसे वसूलने की बात कर रहे हो तो वह भुगतान कर रहे हो, वह आप किसी से उधारी पर माल खरीद चुके हो उसको आप भेज रहे हो चेक के माध्यम से, तो चेक इनक्लोजर होगा लेकिन उसके साथ पत्र होगा। केवल चेक नहीं होगा, किसी के नाम आप चेक दे देंगे तो काम खत्म नहीं होगा, आप उसको एक पत्र के साथ इनक्लोजर करेंगे, संलग्न करेंगे, जोड़ेंगे और फिर उसके पास पहुंचा देंगे और आपका आउटवर्ड के भीतर इसका रिपोर्ट भी रहेगा, बना रहेगा किस तारीख को ये भेजा, क्या भेजा इसके भीतर, या फिर आपके अकाउंट बुक के भीतर भी ये सारी चीजें दर्ज होगी, किसका कितना पेमेंट आपने किया, उसका चेक नंबर, ये सारी चीजें इसके भीतर आ जाती है। ये सब कुछ जो होता है वो पत्रों के माध्यम से होता है। तो आप ध्यान में रखें, चिट्ठी जितना या चिट जितनी लिखित संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण है उतने ही पत्र भी हैं। फिर इसके पश्चात जो मुद्दा आ जाता है तार और टेलेक्स को लेकर, ये दो चीजें जो है आप केवल एक एक वाक्य के भीतर लिखे और इसको खत्म करें। क्यों? क्योंकि तार अभी बंद हो चुके हैं। तार के माध्यम से संप्रेषण चाहे व्यावसायिक हो या चाहे निजी हो, ये अब बंद हो चुका है। ये बहुत सालों तक पोस्ट के माध्यम से कारगर सेवा के तहत काम करता रहा, लेकिन इसके तरीके से इसके समान कई दूसरे साधन जो है, टेलीफोन जैसे ही आ गया, मोबाइल जैसे आ गए, तो इतने सक्षम सफल साधन वो बन गए कि हर एक के पास ये साधन और सुविधा उपलब्ध जब रही तो तार की अहमियत खत्म हो गई और पोस्ट ऑफिस ने इसको सबको सूचित करते हुए बंद कर दी ये सेवा, गैर जरूरी सेवा, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि समय के पीछे समय के साथ चलते वक्त पिछड़ चुकी, तो इसको पोस्ट ऑफिस ने बंद कर दिया है। तो ये आप ध्यान में रखें, आपको पता है ये क्या है। टेलेक्स को लेकर जो बात है ये ध्यान में रखें कि संप्रेषण की इस पद्धति से देश विदेश के और शहर शहर के संपर्क स्थापित हुए हैं। यह अति शीघ्र और विश्वसनीय माध्यम है। जिसे संदेश पहुंचाना है उसका नंबर मिलाकर जैसे जैसे इधर टंकित किया जाता है वैसे वैसे उधर टंकित होता था। मतलब एक नंबर उधर नंबर आप टाइप करेंगे और फिर इधर टाइप करेंगे तो उधर टाइप होता था। तो ये टेलेक्स वाली सुविधा जो है ये भी बंद हो गई है, क्योंकि इससे सक्षम साधन जो दो है आ चुके हैं, ईमेल और एसएमएस वाले। फैक्स भी कई दिनों तक चला रहा, ये बिल्कुल उसी तरीके से फोन नंबर मिलाना और उनको कहना कि भाई आपका फैक्स ऑन करो और इधर से आप
जैसे अपना प्रिंटर होता है उसी तरीके से वो मशीन फैक्स वाला होता था, और इधर से जो आपने उनको भेजना है वो केवल इसको रोल करना है, उस मशीन से बाहर निकलेगा, उधर उसी तरीके से प्रिंट आउट निकलेगा, जेरॉक्स निकलेगा। तो ये वाला जो है पहले था। अब मशीनें उपलब्ध है, हो सकता है कई कार्यालयों के भीतर इन मशीनों को निकाला भी होगा। लेकिन ये कैसे होता था मैं बता देता हूँ। इसके तुलना में मेल आ गया, परंतु मेल ऑथराइज मेल के माध्यम से, अधिकृत मेल आप इसको कहे, अगर जा रहे हैं और दस्तखत के साथ जा रहे हो तो वो माना जाएगा। लेकिन मेल वाली चीज जो है वो थोड़ी सी कंपनियों के लिए खतरनाक भी साबित होती है। आपको पता होगा कि इसका मेल हैक किया, इसका मेल हैक किया, और कोई फेक मेल जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, ऐसे कंपनियों के मेल भी हैक हो जाते हैं। तो उसको लेकर थोड़ी सी विश्वसनीयता और भरोसे वाली बात कम होने के कारण पत्र उससे बेहतर बेहतर माने जाते हैं। लेकिन मेल के माध्यम से जो गंभीर चीजें नहीं है, गोपनीय नहीं है, आप मेल के माध्यम से तुरंत करवा सकते हो। आप देखिए इनकम टैक्स से जुड़ी हुई कई चीजें जो है आप कर रहे हो, या कहीं भी आप कुछ भी फॉर्म भर रहे हो तो आपको ईमेल मांगा जाता है, तुरंत जवाब आपका ईमेल के माध्यम से आ जाता है। आपने इनकम टैक्स सबमिट भी किया तो आपको मेल पर वो आ जाता है, एक्नॉलेजमेंट को लेकर, ITR 1 को लेकर एक्नॉलेजमेंट जो है ये आ जाता है। या फिर समझ लो आपका रिफंड प्रोसेस हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, तो मेल के माध्यम से आपका वो है कंप्लीट प्रोसेसिंग वाला जो IT रिटर्न वाला जो हिस्सा होता है वो भी यहाँ आ जाता है। तो उदाहरण के तौर पर मैं ये बता रहा हूँ, हर जगह पर मेल के माध्यम से सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश होती है। तो फैक्स उसके बहाने जो है पिछड़ चुका है। SMS वाली बात जो है आप दिमाग में रखें, वह केवल टेक्स्ट मैसेज नहीं, व्हाट्सएप के माध्यम से। अब छोटे दुकानदार जो है, व्यावसायिक जो है, व्हाट्सएप पर ही बिजनेस करते हैं पूरी तरह से। ऑर्डर व्हाट्सएप पर जाएगा, कस्टमरों के साथ जो ऑर्डर लिया जाएगा वो व्हाट्सएप पर लिया जा रहा है, और न कस्टमर दुकानदार को जाता है, न दुकानदार कस्टमर को जाता है। ऐसी भी स्थितियां आप विभिन्न जगहों पर देखेंगे। एक बार समझ लो आप फर्नीचर बना रहे हो और 2-4 दुकानों से जुड़ी हुई बातें खरीद रहे हो, उन दुकानदारों से आप मिले तो केवल मोबाइल एक दूसरे को दे दिए तो उसके माध्यम से आप ऑर्डर देते हो, उसके माध्यम से आपके पास ऑर्डर पहुंचता है और पेमेंट आप ऑनलाइन करते हो। तो ये चीजें आप ध्यान में रखें। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूं कि मेरा गांव की तरफ जो घर पिछले साल दिसंबर में मैंने शुरू किया था, जून में कंप्लीट हो गया, और दिसंबर में एक बार जाकर जो मटेरियल मैं ज्यादा से ज्यादा लाकर रख सकता हूँ उतना रख दिया, और उसके पश्चात दुकानदारों से मुलाकात मैंने की और इनके नंबर ले लिए, और जो चीजें चॉइस करनी थी उस जगह पर की थी। और उसके बाद जून तक जो लगातार काम शुरू रहा, एक बार भी मुझे उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और यहां से ऑर्डर में प्लेस करता था, ऑर्डर वहां घर पर पहुंचता था, और काम बिना दिक्कत, मतलब लॉकडाउन पीरियड के भीतर जो कुछ थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हो गई सामान पहुंचाने को लेकर, उससे अगर छोड़े तो किसी भी प्रकार की मुश्किल वहां पर पैदा नहीं हो गई। और 6 महीने के भीतर लगभग 1150 स्क्वायर फीट का इमारत का काम जो है कंप्लीट हुआ। तो ये केवल व्हाट्सएप के माध्यम से, समझ लो मुझे उनको डायग्राम, जैसे पिछली बार मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिखा दिया कि व्यावसायिक संप्रेषण किस तरीके से, और मैं इस चित्र को एडिट करके आपको दिखा रहा हूँ था, वह हमारा गांव का घर जो था उसके डायग्राम में यहाँ पर ये बनाकर पेंट के माध्यम से। और हाँ, उसके स्क्वायर फीट वाली बात थोड़ी सी मुझसे कम ज्यादा हो जाएगी, मैं इंजीनियर तो नहीं हूं, परंतु मुझे क्या चाहिए ये मैं यहाँ से इनको बता देता था। तो ये SMS व्हाट्सएप वाले मैसेजिंग के माध्यम से जो है ये पूरी की पूरी बात जो है कंप्लीट हो गई। तो ये ध्यान में रखें, ये बहुत कारगर छोटे बिजनेसमैन के लिए है, और ये एक सफल, सक्षम और आपके बिजनेस को बढ़ाने वाला संदेश वाहक साधन जो है और ये लिखित स्वरूप में आ जाता है। आपको उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूं, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट और CBI ने जो सुशांत सिंह राजपूत का केस हाथ में ले लिया, और रिया चक्रवर्ती और फिर उनसे जुड़ी हुई, या फिर आप दीपिका पादुकोण तक, या फिर
बाकी अभिनेत्री और अभिनेताओं के तक की बातें जो आई, तो व्हाट्सएप चैट जिस तरीके से उन्होंने पुनः प्राप्त किए, रिकवर किया, तो उसके आधार पर इनको कई सवाल जवाब जो हुए, ये चीजें आप देख सकते हो कि ये मैसेज जो है कितना किस किस जगह पर कितनी छोटी, मतलब चोर भी और गुनाहगार लोग भी इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं और बिजनेसमैन भी करते हैं। हालांकि इसका गैर जरूरी इस्तेमाल आप इसको कहें, आपराधिक दुनिया के भीतर किया गया इस्तेमाल आप कहें, परंतु ये इतना कारगर है, और वो आप नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई के लिए भी कहें कि एक ताकतवर सबूत के तौर पर भी इसको पेश किया गया, किया जा रहा है। तो ये मैसेज, ये संदेश आप कहें कि लिखित संप्रेषण सबूत के तौर पर स्वीकार्य है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आ जाती है, तो इसको आप ध्यान में रखें। फिर अभी मुझे आप बता दें आपका सेकंड लेक्चर कौन सा है अभी बच्चे? आईटी है, ठीक है। तो फिर आप अगर छोड़ रहे हो तो छोड़े, क्योंकि भाषांतर संप्रेषण को लेकर ज्यादा चर्चा करने की पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया था, शारीरिक हाव भाव, चित्र और प्रतीकों को लेकर, और अभी लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने इस पर टिप्पणी भी किया था। लेकिन हमारा जो बुधवार का लेक्चर होगा, व्यावसायिक पत्राचार का स्वरूप जो है, उसमें कौन कौन से मुद्दे, इस पर चर्चा करने से पहले मैं एक 5 मिनट इस पर चर्चा करता हूं, और फिर हम लोग लास्ट वाला जो मुद्दा इस टॉपिक का जो है, इस पर चर्चा करके ये चौथा टॉपिक जो है खत्म करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बुधवार के दिन मिलेंगे, और थोड़ा सा इंटरनेट की असुविधा के कारण लेक्चर शुरू होने और फिर मोबाइल कंप्यूटर को अटैच करते वक्त थोड़ी सी देर हो गई। अब देखेंगे कि हम लोग दुरुस्त करेंगे, कॉलेज का इंटरनेट क्या मुश्किल हो गई है, तो हम लोग बुधवार के दिन मिलेंगे। ठीक है, आप सभी अभी लेक्चर छोड़कर आईटी के लेक्चर के लिए जा सकते हो।